दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय के लिए उपयोगी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज की वीडियो में आइए सॉल्व करते हैं उत्तर प्रदेश समाज कल्याण आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा वर्ष 2012 का प्रश्न पत्र। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो ये हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 360। इसके तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है और इस उपबंध का या इस अनुच्छेद का व्यवहार में अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित की गई है। तो राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए मौलिक शक्तियाँ, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थानीय प्रशासन को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं और आप जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन अनुच्छेदों में विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में। और ये सदस्य जो होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 22 जनवरी 1947। ये सामान्य जीके का भी प्रश्न है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो इसको आपको तैयार करना जरूरी है। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इससे स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल लीग की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है। तो ऑप्शन है आपके आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार और ग्राम गणराज्य। तो दोस्तों गांधी जी को होम रूल की संकल्पना, जो गांधी जी की होम रूल की संकल्पना थी जिसको कि हिंद स्वराज की रूपरेखा दी गई है, ये जो है संसदीय शासन की व्यवस्था उसमें नहीं दी गई है। दोस्तों हिंद स्वराज एक महत्वपूर्ण कृति है जिसकी रचना महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी की जहाज में लिखा था और इसमें संसदीय शासन की संकल्पना जो है नहीं दी गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। मार्क्स, बेंथम, ग्रीन और मिल। तो दोस्तों इसमें से जो टी.एच. ग्रीन है यानी थॉमस हिल ग्रीन है ये स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन करता है। ग्रीन का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं होता है और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है आपके अरस्तु, रूसो, लाक और राल्स। तो सही उत्तर है दोस्तों आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। और ये जो न्याय की बात करता है अरस्तु, उसमें वो कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए और यही आनुपातिक समानता का मूल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है। अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या,
अहस्तक्षेप और वर्ग संघर्ष। तो आपने मार्क्सवाद पढ़ने के दौरान अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ा है, लेकिन अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत है ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो यह समुदाय हित के लिए प्रबंध है, ये सही है। यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, ये नहीं सही है। ये नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, सही है। और सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है, ये भी सही है। तो दोस्तों, जो लोकमत होता है या पब्लिक ओपिनियन, ये नागरिक समाज, सामान्य जनता और समुदाय के हित के लिए तो है, लेकिन ये अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका वर्ष 2010 में। लंबे समय से केंद्र सरकार में सरकार और विपक्ष के बीच एक विवाद का विषय रहा आणविक उत्तरदायित्व विधेयक। इसे अगस्त 2010 में पारित किया गया और भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता लागू होने के रास्ते की बाधा इससे समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में है, लेकिन सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, गुटनिरपेक्षता शब्द का निर्माण जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन है इसमें। गुटनिरपेक्षता शब्द का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नॉन अलाइनमेंट। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रारंभ है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संपत्ति का अधिकार है उसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसको स्थापित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन से इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके, काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार, गोवध निषेध और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? ऑप्शन है आपके, फौजदारी कानून, विवाह और विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था का जो विषय है ये समवर्ती सूची में नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फौजदारी कानून, विवाह और विवाह विच्छेद, आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया है, इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स देशों में कौन कौन सम्मिलित हैं? देखिए, BRICS, आप ऐसे कर लीजिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो हैं दोस्तों, ये ब्रिक्स देशों के अंतर्गत शामिल हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन है आपके, यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है और यह एक अनोखा संविधान है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में जो सही कथन है वो ये है कि ये एक उधार का थैला है और इसमें जो है भारतीय संविधान में 60 देशों के संविधानों के अनुभवों को शामिल किया गया है, जबकि संविधान का 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, हाब्स की कृति आप जानते हैं, हाब्स की महत्वपूर्ण कृति लेवियाथन है। रॉबर्ट फिल्मर ये पितृसत्तात्मकता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। रूसो की रचना एमिली है और जॉन लॉक की रचना सिविल सरकार पर ट्रीटीज यानी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की रचना है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये है 91वां यानी 91st संविधान संशोधन। ये जो है मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित स्थिति प्रदान करता है। इसके तहत केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% तक करने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन या दल बदल निर्भरता प्रावधान से संबंधित है। तो सही उत्तर है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी निर्भरता प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ये जॉन रॉल्स का जो है वक्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1937 में। सही उत्तर है दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद 127। और अगला प्रश्न है, किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? तो केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में की गई है। भारत की शासन प्रणाली यद्यपि संघीय है लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है और इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 30, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों लिबर्टी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मुक्तता और ये स्वतंत्रता के दशा की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके अस्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भाव्यता। तो दोस्तों सही उत्तर है अंतर्भावता जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, जबकि संप्रभुता की विशेषताओं में अस्थायित्व, सार्वभौमिकता, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अपृथक्करणीयता ये गुण संप्रभुता के अंतर्गत शामिल हैं। अंतर्भावता का गुण संप्रभुता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो सही उत्तर है 1/6 यानी छठे सदस्य, जितने सदस्य होते हैं विधान परिषद के उन सदस्यों का 1/6 भाग जो होता है ये जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता का जो विचार है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का आशय ये होता है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से अनुच्छेद हैं? तो समानता अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो दोस्तों संसद के किसी सदन की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है।
अगला प्रश्न है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, ये किसका कथन है? तो ये मिटलैंड का कथन है दोस्तों, मेटलैंड या मिटलैंड। इसका कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन, सॉरी, A.D. लिंडसे, A.D. लिंडसे का कथन है ये कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद गए हैं। अगला प्रश्न एक कथन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कथन ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन H.J. लास्की का है, जो ये मानते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉक, पाउंड, ऑस्टिन और ग्रोसियस। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन जो हैं दोस्तों, उनको अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के वकालत करने का श्रेय दिया जाता है। और इसमें ये माना जाता है कि अधिकार कानून की उपज हैं और अगर कानून नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है A.V. डायसी द्वारा कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया गया था। अगला प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों संप्रभुता के बारे में ये कथन थॉमस हॉब्स का है, जो वो कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, ये कथन किसका है? तो मार्क्स का कथन है कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था होती है और राज्य का जो उदय है ये वर्ग भेद के कारण हुआ था और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में उनके हितों का पोषण करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न है, देखिए एक कथन है, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा C.E.M. जोड, C.E.M. जोड का कथन है समाजवाद के बारे में कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति इसलिए बदल गई है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो सही उत्तर है नियंत्रण के अभाव के रूप में जो है लास्की ने स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? तो सही उत्तर है चुनाव क्षेत्र का RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो लोकसभा के चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा होता है? नीचे से योजना बनाना दोस्तों किसका हिस्सा हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके दबाव समूह के स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का, तृणमूल लोकतंत्र का, उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों तृणमूल लोकतंत्र में जो है नीचे से योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष और विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके विवाह और विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, पुलिस और आयकर। तो सही उत्तर है विवाह और विवाह विच्छेद भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो सही उत्तर है दोस्तों शांति के रूप में जो परिभाषित राष्ट्रीय हित, इसको यदि इस प्रकार से कहें दोस्तों कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है, तो ये कथन हैंस जे मार्गेनथाउ का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नमनीय और अलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है और परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित जो संविधान है ब्रिटेन का है और यह एक अलिखित संविधान है।
अगला प्रश्न है, कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव। ये नाम आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी कथन ये सिद्ध करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है। अगला प्रश्न है, कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसमें संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ये सभी जो है एक वैश्विक संस्थाएं हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिषद ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग है, जिस प्रकार से महासभा और जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के अंग है। अगला प्रश्न है, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है, समानता के विचार से संबंधित है संरक्षात्मक भेदभाव का विचार। सार्क का मुख्यालय यानी दक्षेस जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सही उत्तर है, काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? तो दोस्तों, रूसों की जो सामान्य इच्छा है मानव की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, जिसका उद्देश्य सामान्य हित है। तो सही उत्तर है, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। ये रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में देखिए, युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना, अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो याद रखिएगा, सही उत्तर है, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है प्रमुख आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का मानना है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, और ग्रीन का मानना है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। राजनीतिक समता, तो राजनीतिक समता ये कहता है कि एक व्यक्ति एक मत। सामाजिक समता क्या कहता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का अंत हो। आर्थिक समता ये कहता है दोस्तों कि शोषण का अंत होना चाहिए, और कानूनी समता ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। तो ये सूची 1 का सूची 2 से देखिए सही सुमेलन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये अरस्तु का मानना है, क्योंकि जो पूर्ण होता है वो उसका जो है ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाए तो राज्य का जन्म पहले भले हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है और पूर्णता पहले आती है और उसके अंग बाद में। अगला प्रश्न है, किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति को एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती है? तो ये दोस्तों हाब्स का कथन है। हाब्स कहता है कि मनुष्यों में लोभ, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और जो है शक्ति प्राप्त करने की इच्छा जो होती है लगातार बनी रहती है, और ये तभी समाप्त होती है जब मनुष्य की मृत्यु होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ये कथन किसका है? तो ये बिनिंग एवं बिनिंग का कथन है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी के नागरिक बनाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर करता है। ये व्यवस्था कब जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ये व्यवस्था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था से अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ही सही है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, पारिवारिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है और इन्हीं सभी तत्वों के कारण राज्य के विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का जो है क्रमिक रूप से विकास हुआ है और राज्य विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया था? देखिए, न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत। तो दोस्तों केंद्रीकरण का जो सिद्धांत है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित विचारों में नहीं है और देखा जाए तो न्यासिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांवों को स्वायत्तता देना और अहिंसा का सिद्धांत ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किए गए प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर है कि ये है कि वास्तविकता, देखिए उसने नगर राज्य के आदर्श को बताया, उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति है पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है, वास्तविकता तथा मूल्य के बीच व्यवस्था को स्वीकार किया और उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन डी दोस्तों ये कह रहे हैं कि प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है? तो पंथ निरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति सम्मान निहित होता है। अगला प्रश्न है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड एक्टन का है जो कि स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले प्रमुख विचारकों में है और इनका कहना है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद। तो सही उत्तर है फांसीवाद जो है ये सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है और सर्वाधिकारवादी जो है उसका जो मूर्त रूप है मुसोलिनी है। उसका कहना है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये कथन मैकियावेली का है दोस्तों। मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति जो है ये पैतृक संपत्ति से वंचित होने की तुलना में पिता की मृत्यु को अधिक आसानी से भूल जाता है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्लंटसली। ये विचार ब्लंटसली का है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। अगला प्रश्न है कि कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के मुख्य प्रतिपादक हैं? तो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के मुख्य प्रतिपादक GDH कोल हैं। तो सही उत्तर है GDH कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार किससे संबंधित है? तो राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार मार्क्सवादियों से संबंधित है, क्योंकि मार्क्सवादी राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं और ये भी मानते हैं कि राज्य जो है शोषक वर्ग की सहायक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? इसमें देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास और धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो दोस्तों, आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है और राज्य के हित को राष्ट्रहित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक और असंघात्मक। तो दोस्तों, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह है, ये हिंसा के माध्यम का भी समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? देखिए, पूर्णता, विभाज्यता, अस्थायित्व और सार्वभौमिकता। तो विभाज्यता जो है वो संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, क्योंकि संप्रभुता पूर्ण होती है, अस्थायी होती है, सार्वभौमिक होती है और इसके साथ साथ वो अविभाज्य भी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था। तो सही उत्तर है दोस्तों, उदारवाद में स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था तो शामिल है, लेकिन समाज का समाजवादी ढांचा उदारवाद का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक समाजवाद की विशेषता है? तो देखिए, वर्ग चरित्र, खुले बाजार की व्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा का समाज। दोस्तों, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व जो है ये समाजवाद या सोशलिज्म की प्रमुख विशेषता है। तो समाजवाद में जो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा और तभी सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और समाजवाद में क्या है, समानता को मुख्य स्थान दिया जाता है। इसमें ये माना जाता है कि सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन डायसी का है, जो कहते हैं कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। अगला प्रश्न है, लाक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया है? तो दोस्तों, लाक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके द्वारा उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ देखिए, राजनीतिक निरंकुशतावाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए ये हाब्स के समझौतेवादी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन लाक उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो दोस्तों, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, क्योंकि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और राज्य सत्ता के आधार व्यक्ति की सहमति है। ये सभी उदारवाद के तत्व हैं, लेकिन अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका? तो सही उत्तर है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो है मूल भाग है या आवश्यक भाग है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और हाब्स तथा लाक दोनों ने प्राकृतिक अधिकारों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो बहुलवादी दोस्तों राज्य की शक्तियों को कम करने या उसको वितरित करने के पक्ष में है, जबकि जो एकलवादी संप्रभुतावादी विचारक हैं वो बहुलवादी विचारक के पक्ष में होते हैं, जो कि राज्य की शक्तियों को कम नहीं करने के लिए बल्कि उसको असीमित करने के पक्ष में होते हैं। तो बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने या सीमित करने के पक्ष में होते हैं, क्योंकि बहुलवाद मानता है कि राज्य के अलावा अन्य कई समूह होते हैं जिनकी मानव जीवन में आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका 84th क्वेश्चन, 84वां। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर है ग्रोसियस के द्वारा बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें ये कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ्या भ्रम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या भ्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है और यूनेस्को का उद्देश्य जो है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा को भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। तो भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कुल कितनी है? तो सही उत्तर है दोस्तों 29। 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि या कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप याद करिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? दोस्तों वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। ये जो है ये वक्तव्य सही नहीं है। वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, ये सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। और उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के साप्ताहिक पत्र का जो है प्रकाशन किया था। तो बाल गंगाधर तिलक से जो संबंधित नहीं है वो ये है कि वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो सही उत्तर है ये कथन महात्मा गांधी का है जिन्होंने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों में संबंधित है? तो केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिलवाद और रामशरणवाद। दोस्तों शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिलवाद का संबंध मूल अधिकारों से है और रामशरणवाद जो है दोस्तों भारत सरकारवाद का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। तो रामशरणवाद ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो केशवानंदवाद है, गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स, ये सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ये दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल नया है, आप इसको अलग से कहीं नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? देखिए, वोहरा समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति। तो दोस्तों वोहरा समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुने। तो सही कथन आपका है कि अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास स्थित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र के पास हैं जबकि अमेरिका में ये राज्यों के पास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
दोस्तों दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह जो है अनुनय विनय, सौदेबाजी और सीधी कार्रवाई आदि तरीकों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अधिकार से अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में है? तो सही उत्तर है दोस्तों, आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि अब इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है कि राज्य क्या है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोक कल्याण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है? कानूनी, नैतिक, सामाजिक या राजनीतिक? तो सही उत्तर है, यूनानी न्याय की धारणा जो है वो एक नैतिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, अरस्तू का कथन है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न देखिए पिछली बार आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा था 2009 में परीक्षा हुई थी वर्ष 2009 में, और 2012 के प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न है। तो देखिए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा, और इसके अलावा इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया, तो ये कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो सही उत्तर है दोस्तों, 48 घंटे के अंदर जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलना चाहिए यदि किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न होता हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा और दया। तो नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा होती है दोस्तों रूसो ने नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती माना था और इसकी संकल्पना ऐसे समाज के रूप में की थी जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है? ऑप्शन है आपके कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन और सत्ताधारी का शासन। तो सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है, यानी अपने ऊपर शासन या अपना शासन, ये जो है गांधी की अवधारणा में स्वराज की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कार्यपालिका जो है इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, बल्कि जो विशेषताएं होती हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो ये दोनों ऑप्शन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए सही हैं, लेकिन इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? तो स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव, ये सारी चीज़ें स्वस्थ लोकमत के निर्माण में जो है सहायक हैं, लेकिन अशिक्षा और दोषपूर्ण प्रणाली दोस्तों ये स्वस्थ लोकतंत्र या लोकमत के निर्माण में बाधा हैं। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है संवैधानिक दबाव समूह। आमंड और पावेल ने जो दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है उसमें संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह और चमत्कारिक दबाव समूह आते हैं, लेकिन संवैधानिक दबाव समूहों का वर्गीकरण आमंड और पावेल ने दबाव समूह में नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति का क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है राजनीतिक मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियाँ यानी दृष्टिकोण, ये राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध और उनका धर्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बुद्ध और उनका धम्म। तो सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कृति है बुद्ध और उनका धम्म। अगला प्रश्न है, समाजवादी किस बात पर जोर देते हैं?
समाजवादी दोस्तों राजनीतिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो समाजवादियों का मूल जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक समानता लाना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो ये एक मौलिक अधिकार है, ये गलत है। यह न तो मौलिक अधिकार है न ही विधिक अधिकार है, ये भी गलत है। यह एक मौलिक और विधिक अधिकार है, ये भी गलत है। और यह एक विधिक अधिकार है, यानी सूचना का अधिकार एक लीगल राइट है और इसे 2005 में लागू किया गया था। ये संवैधानिक नहीं बल्कि विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति A.F. बेंटले था। दोस्तों दबाव समूह जो होते हैं ये आधुनिक लोकतंत्र के भाग होते हैं और इनका अर्थ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य जो है अपने ग्रुप या अपने समूह का हित करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है? तो सही उत्तर है मानवाधिकारों का संरक्षण एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में एक सदनीय व्यवस्थापिका है? कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार। तो सही उत्तर है दोस्तों ओडिशा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं रहा? D.V. चंद्रचूड़, M.C. महाजन, S. मुखर्जी और P.N. भगवती। दोस्तों D.V. चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं रहे और ये दोस्तों मेहरचंद महाजन, सब्यसाची मुखर्जी और P.N. भगवती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन D.V. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में डी टाकविले ने वर्णित किया है। डी टाकविले कहते हैं कि जहां सरकार होती है वहां हमेशा ये खतरा होता है कि सत्ताधारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सर्वसाधारण को आतंकित और त्रस्त कर सकता है और इसके बचाव का उपाय ये होगा कि सत्ताधारी के हाथों में असीमित और निरंकुश सत्ता न दी जाए। तो लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में डी टाकविले ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। ये कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक सिद्धांतों से संबंधित है या नैसर्गिक सिद्धांत से कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत ये मान्यता मानता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो कि हम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का जो हम लोग प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं उसका आखिरी और 120वां प्रश्न है कि कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? तो देखिए, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र हैं, यानी पहली अनुसूची जो है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम से संबंधित है, जबकि नागरिकता का जो प्रावधान है ये दूसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा कि ये भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश समाज कल्याण आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र विषय का 2012 का प्रश्न पत्र हल किया है। और ये जो वीडियो है दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता के लिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा के लिए, इसके अलावा राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिए और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से
डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।